सवाई माधोपुर जिले का सबसे बड़ा जिला अस्पताल के हाल बेहाल हो चुके हैं। अस्पताल प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही का आलम यह है कि जिला अस्पताल में दो जनरेटर होने के बावजूद भी बिजली कटौती के दौरान अस्पताल अंधेरे में है। अस्पताल को इलाज की जरूरत, बिजली कटौती खोल रही अस्पताल की पोल, बिजली कटौती से ठप हुआ अस्पताल में काम, दो जनरेटर फिर भी अस्पताल में अंधेरा, खराब जनरेटर ठीक नहीं करा रहा अस्पताल प्रशासन, बिजली कटौती से मरीज और तीमारदार दोनों परेशान। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता के चलते जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। जिला अस्पताल के हालात ये हैं कि अस्पताल में दो जनरेटर होने के बावजूद भी बिजली कटौती के दौरान अस्पताल में हर तरफ अंधेरा हो जाता है और अस्पताल के वार्डों सहित अस्पताल की सभी यूनिट अंधेरे में डूब जाती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा रविवार को एक बार फिर से देखने को मिला, जब बिजली कटौती के चलते जिला अस्पताल की बिजली ही गुल हो गई। बिजली गुल होने के साथ ही पूरे जिला अस्पताल में अंधेरा छा गया। वार्डों सहित ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, जांच वेब, सिटी स्कैन सेंटर, एक्सरे रूम, दवा वितरण एवं पर्ची काउंटर सहित अस्पताल की सभी यूनिट में काम ठप हो गया, जिससे मरीज और उनके तीमारदार वहां मौजूद कर्मचारी भी परेशान दिखाई दिए। अच्छा, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? 8 बजे से लाइट जा रही है तो 10 साढ़े 10 बजे तक की कटौती है, 10:30 बजे तक आएगी। तो सामान्य चिकित्सालय में क्या लाइट का जनरेटर भी है, सभी चीजें? फिर जनरेटर है पर वो क्या खराब हो गया, खराब होने के कारण नहीं आ रही। इस मामले में जिला अस्पताल के कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर अकरम का कहना है कि जल्द ही अस्पताल में एक मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था की जाएगी और अस्पताल में बिजली की अलग से लाइन के प्रयास किए जा रहे हैं। सामान्य चिकित्सालय एक ऐसा जगह है जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे गंभीर रोगी जो है विभिन्न मशीनों पर रहते हैं, तो उन मशीनों के लिए निरंतर बिजली की सप्लाई की आवश्यकता है। यदि जो हॉस्पिटल के लिए एक अलग से ऐसी सेपरेट लाइन जो है बिजली विभाग से दी जाए, जिसमें कि बिजली जो है कटे नहीं, उसकी आपूर्ति, वो एक उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि एक मोबाइल जनरेटर, उसका हम अभी इस समस्या को देखते हुए सोच रहे हैं। उच्च अधिकारियों से हम RMR की मीटिंग में इस बात को लेकर वार्ता करेंगे कि एक मोबाइल जनरेटर हमारे चिकित्सालय को उपलब्ध कराया जाए। भले ही अस्पताल प्रशासन दावा कर रहा हो कि जल्द ही मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अस्पताल में दो जनरेटर होने के बावजूद भी उन्हें ठीक कराने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। ऐसे में बिजली सप्लाई नहीं होने से कई मशीनरी भी बंद हो जाती है, जिससे गंभीर मरीजों की जान पर खतरा पड़ सकता है। सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में इस कोचिंग सेंटर में बारिश काल बनकर आई है। बेसमेंट में कई छात्र अपने भविष्य के सपनों को संजोए उन सपनों को साकार करने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन बारिश की बूंदों ने उन सपनों पर पानी फेर दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में बारिश बनी काल, पानी बना मौत। बेसमेंट में भरा पानी, 3 छात्रों की दर्दनाक मौत। किसकी लापरवाही से गई 3 छात्रों की जान? बेसमेंट में पानी भरता रहा, उसमें मौजूद छात्र चीखते रहे और बाहर लोग बेबस देखते रहे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के इस कोचिंग सेंटर में बारिश काल बनकर आई थी।
बेसमेंट में कई छात्र अपने भविष्य के सपनों को संजोए उन सपनों को साकार करने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन बारिश की बूंदों ने उन सपनों को बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे बेसमेंट में पानी भरने लगा और वहां मौजूद छात्रों का दम घुटने लगा और इस हादसे में 3 छात्रों की डूबने से तड़प तड़प कर मौत हो गई, जिसमें 25 साल की 2 छात्राएं थीं और एक 28 साल का छात्र। सवाल सिस्टम से है, सवाल उस कोचिंग सेंटर से है जिसके बेसमेंट में यह हादसा हुआ, क्योंकि लाखों की फीस जमा कर रहे इन छात्रों को अपने सुनहरे भविष्य के बदले मिली सिर्फ मौत। ये तीनों छात्र IAS बनने आए थे, लेकिन लेक्चर सिस्टम के आगे हार गए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में IAS कोचिंग सेंटर में जिन 3 छात्रों की मौत हुई है, उनके नाम भी सामने आए हैं। तानिया सोनी उम्र 25 साल, श्रेया यादव उम्र 25 साल और नवीन डालवेन उम्र 28 साल। बेसमेंट में लगभग 12 से 13 फीट पानी थी, जिसके बाद हमारी टीम ने हमारे रेस्क्यूअर ने बहुत गहन सर्च के बाद अभी तक 3 बॉडी रिट्रीव की है, जिसमें 2 लड़की 1 लड़के हैं। सर कितने घंटे ऑपरेशन चला ये पूरा? और ऑपरेशन लगभग अभी कुछ देर पहले फाइनल सर्च होके ख़त्म हुआ है और बॉडी रिट्रीव तो हमने काफ़ी पहले कर ली थी, लेकिन थोरोली सर्च करने में क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा था, पानी निकाला गया, उसके बाद उसको थोरोली सर्च किया गया। दिल्ली में शनिवार को भारी बारिश हो रही थी। इसी दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने लगा। इस दौरान वहां कुछ छात्र पढ़ाई कर रहे थे और वो उस पानी में फंस गए और देखते ही देखते बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। छात्रों के मुताबिक बेसमेंट में भरा पानी बहुत गंदा था, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस दौरान करीब 13 से 14 छात्रों को बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7:15 बजे बेसमेंट में छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली थी। फायर ब्रिगेड और NDRF के बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही 3 छात्रों के शवों को बरामद किया गया। यहाँ स्थिति बेहद दर्दनाक है। आप समझ सकते हैं कि ये हादसा कितना दर्दनाक है, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि कितने छात्र अंदर उस वक्त हादसे के वक्त यहाँ पर थे, लेकिन जो शव है वो यहाँ से निकल रहे हैं। तीसरा जो शव है वो अब यहाँ से निकाला जा चुका है और अभी अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ तस्वीर ऐसी है कि यहाँ पानी लगातार निकाले जाने का काम चल रहा है। फिलहाल दिल्ली में हुए इस हादसे पर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। DCP सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक इस हादसे में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। NDRF की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करने की काम जारी है। उधर रात में बेसमेंट में भरे पानी को निकालने की कवायदें चल रही हैं। इधर कोचिंग सेंटर के बाहर सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित छात्र जुट गए। गुस्साए छात्र प्रदर्शन करने लगे, जिन्हें समझाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इससे छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ है और सुबह भी कोचिंग सेंटर के पास सड़क पर बैठकर कई छात्र प्रदर्शन करते रहे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कैसो कोड़ी नदी में कुछ गांव वाले जिस वक्त ट्रैक्टर से नदी पार कर रहे थे, उसी वक्त नदी में उफान आ गया और ट्रैक्टर बीच धारा में फंस गया। लोगों ने किसी तरीके से अपनी जान तैरकर बचा ली है, लेकिन ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव में फंस चुका है। इस वक्त जिले के 36 गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, जिनका ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर। मॉनसून की मनमानी, आधे हिंदुस्तान में पानी ही पानी। कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। सैलाब के प्रहार की खौफनाक तस्वीरें आई हैं गुजरात के रायसेन से। सड़कों पर उमड़े सैलाब से जंग होती दिखाई दी। सड़क पर बाढ़ के पानी का प्रहार इतना तेज था कि वो मोटरसाइकिल को बहा ले जाने पर आमादा था।
कुल 3 लोग मोटरसाइकिल को कसकर पकड़े हुए थे ताकि वो बह न जाए, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि लहरों के प्रवाह के आगे ये तीनों फेल होते दिखाई दिए। सड़क पर बहते सैलाब से मोटरसाइकिल को बचाने की ये कोशिश काफी देर तक जारी रही। बाद में ये कोशिश कामयाब हो गई। रायसेन में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का कहर है। ऐसे में सड़क पर उमड़ आया जल सैलाब के बावजूद मोटरसाइकिल सवार सड़क को पार करने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसकी जान मुश्किल में आ गई। गनीमत इस बात की रही कि वहां मौजूद लोगों ने उसे और उसकी मोटरसाइकिल को बचा लिया। रायसेन में बाढ़ से हाल बेहाल हो चुके हैं। सैलाब का प्रहार लोगों की जिंदगी पर बना हुआ है। रायसेन से आई इन तस्वीरों में देखिए, एक ऑटो रिक्शा कागज की तरह बहता नजर आया। ऑटो ड्राइवर बच्चों को स्कूल से छोड़कर वापस आ रहा था। इसी दौरान ऑटो सैलाब की चपेट में आ गया, जिसका अंजाम ये रहा कि वो बहने लगा। गनीमत इस बात की रही कि ऑटो ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसका ऑटो पानी में बह गया। मध्य प्रदेश के खरगोन से बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। कोचिंग सेंटर से लौट रही छात्रा अचानक सैलाब की चपेट में आ गई। दरअसल खरगोन में चीतल नदी में अचानक से उफान आ गया, जिसके बाद नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा और उसी दौरान ये छात्रा पुल को पार करने की कोशिश करने लगी, जिसके चलते वो तेज बहाव में फंस गई। तभी एक आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर इस लड़की को बचाने पहुंच गया और छात्रा का हाथ पकड़कर उसे सैलाब के चंगुल से आजाद करा दिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही उस पुलिया को पार न करने की चेतावनी जारी की जा चुकी है। गुजरात के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है और पूर्णा नदी में आई बाढ़ ने सूरत की सूरत ही बिगाड़ दी है। उफनती पूर्णा नदी का पानी सूरत के ग्रामीण इलाकों में कोहराम मचा रहा है। नदी के पानी से सूरत के कई गांव टापू बन चुके हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि गांव की सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। नाव चलने की नौबत तक आ गई है। बाढ़ की चपेट में आए ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। लोगों को राहत सामग्री बंटवाई गई। यही नहीं, सूरत के बरडोली तालुका के खड़ और छीतरा गांव से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सूरत के पास नवसारी का हाल देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर ही टापू बन गया है। पूर्णा नदी के रौद्र रूप के आगे पूरे शहर ने सरेंडर कर दिया। नदी के किनारे के इलाके डूब गए हैं। वहां से आई तस्वीरों में नदी के किनारे के इलाके पानी में डूबे दिखे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें चारों तरफ पानी से घिरी दिखाई दी। नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यही वजह है कि नदी के किनारे के इलाके 5 फीट तक पानी में डूब चुके हैं। कई सोसाइटी में पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही नहीं, हाईवे पर बेहिसाब पानी पहुंचने की वजह से नवसारी सूरत हाईवे भी बंद हो गया। नवसारी में हालात बिगड़ने पर वहां एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। सामने आई तस्वीरों में एनडीआरएफ का जवान लोगों को बचाते नजर आए। कुछ लोगों को कंधे पर बिठाकर बाढ़ के बीच से निकाला गया, तो कई लोगों को नाव के जरिए सैलाब की चपेट में आने से बचाया गया। चारों तरफ जल प्रलय और उसके बीच बनी अधूरी बिल्डिंग में फंसी कई मजदूर। करीब 50 मजदूर इस निर्माणाधीन इमारत में फंसे नजर आए। सबकी आंखों में मदद का इंतजार था, क्योंकि अगर वो खुद नीचे उतरते तो बाढ़ की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठते। सड़क पर कई फीट पानी भरा था। करीब आधा घंटे तक जिंदगी बचाने के इंतजार के बाद प्रशासन की रेस्क्यू टीम इस बिल्डिंग के पास पहुंची और सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। नवसारी में बाढ़ ने इस कदर कोहराम मचाया है कि लोगों की जान पर बना ही है। रौद्र रूप में बह रही पूर्णा नदी के पानी की चपेट में आकर एक युवती की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शहर के बीच बनी वसुंधरा हाउसिंग सोसाइटी में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जिसमें डूबने से एक महिला की मौत हो गई। हरिद्वार में कांवड़ के लिए जल लेने गंगा में उतरा कांवड़िया तेज बहाव में फंस गया और सैलाब के साथ बहता दिखाई दिया। तभी कांवड़ियों को बहता देख वहां तैनात एसडीआरएफ के 2 जवानों ने गंगा में छलांग लगा दी और देखते ही देखते नदी में डूब रहे कांवड़िये तक पहुंच गए। लेकिन गंगा का बहाव इतना तेज था कि दोनों जवान उस कांवड़ियों को किनारे तक पहुंचाने के लिए लहरों से जद्दोजहद करते दिखे। इस बीच तेज बहाव के साथ दोनों काफी दूर तक निकल गए, लेकिन एसडीआरएफ के वो दोनों जवान उस कांवड़िये की जान बचाने में कामयाब रहे। यूपी के हापुड़ जिले में भारी बारिश ने लोगों के लिए एक नई मुसीबत बना दी है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर भरे पानी की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार खुले नाले में गिर गया। हादसे के बाद उस मोटरसाइकिल सवार को बचाने के लिए कुछ लोग आगे आए और उन्होंने एक रस्सी के सहारे उसे उफनते नाले से बाहर निकाला। जिस जगह पर हादसा हुआ है वो भीड़ भरे इलाके का मेन चौराहा है और वहां पर नगर निगम ने खुला नाला छोड़ रखा है और उसी जगह पर जल भराव भी दिखाई दिया, जिसकी वजह से खुला नाला दिखाई नहीं देता और यही हादसे की वजह बना।
चमोली से खबर है। यहाँ हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर भूस्खलन हो गया। पुलना गांव के ऊपर भारी लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से पहाड़ी से भारी बोल्डर पत्थर नीचे गिरने लगे, जिसकी वजह से जिला पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। बोल्डर की चपेट में आने से गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। गनीमत रही है कि जिस वक्त पहाड़ से बोल्डर गिरे उस वक्त पैदल रास्ते से कोई यात्री नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मानसून के सीजन में बारिश से कई जगह पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। उधर हरिद्वार में एसडीआरएफ कांवड़ियों के लिए देवदूत साबित हो रही है। आज फिर से एसडीआरएफ की टीम ने कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचा लिया। कांगड़ा घाट पर कांवड़िया पानी के तेज बहाव में बह गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ के जवान फौरन हरकत में आए और डूबते हुए हरियाणा की कांवड़ियों को बचा लिया। पहाड़ों में तेज बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। प्रशासन के मना करने के बाद भी कई कांवड़िया अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। एसडीआरएफ अभी तक कई कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचा चुकी है। देश के ज्यादातर इलाकों में बारिश सितम बनकर बरस रही है। शहर के शहर पानी हो चुके हैं, नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी में भी शारदा नदी विकराल रूप ले चुकी है। एक बाइक सवार तेज बहाव में बह गया, लेकिन ऐन वक्त पर लोगों ने उसकी जान बचा ली। रिपोर्ट देखिए आप। लखीमपुर खीरी में इस बाइक सवार को लहरों के साथ पंगा लेना भारी पड़ गया। शारदा नदी पूरे उफान पर है, वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं दिख रही। ये जानते हुए भी कि शारदा नदी का बहाव काफी तेज है और वहां से पार होकर जाना जानलेवा हो सकता है, इस बाइक सवार लड़के ने जान पर जोखिम लिया। वो नदी के बीच से गुजरने की हिमाकत करने लगा। जैसे ही उसकी बाइक जलधारा के संपर्क में आई, उसके बाद तो वो बाइक सवार को बहाने को आमादा हो गई। बाइक के साथ लड़का शारदा नदी में बहने लगा। अब जान पर संकट आ चुका था। वो वहां पर मौजूद लोगों से जान बचाने की गुहार लगाने लगा। मौके पर मौजूद राहगीर ये सब देख रहे थे। फौरन 6 से 7 लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। रेस्क्यू की चुनौती थी तो वहीं बेहद ही सावधानी से काम भी लेना था, क्योंकि जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी। शारदा नदी विकराल होती जा रही थी। वो जलधारा के बीच फंसे लड़के के पास पहुंचे। पहले बाइक को खींचने की कोशिश की गई, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बाइक को बहाव के बीच से खींचकर बाहर ले आए और उसके तुरंत बाद लड़के को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जान बचने के बाद लड़के ने भी राहत की सांस ली। उसने मदद करने आए लोगों का आभार जताया, लेकिन बाइक सवार को एहसास हो गया कि आखिर क्यों कहा जाता है कि पानी से खेलना नहीं चाहिए। घटना भीरा पलिया के बीच नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। जुलाई के महीने में पहाड़ों पर भारी बारिश और बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि करीब 18 दिनों से शारदा नदी उफान पर है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तटीय इलाकों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त गाजा के दक्षिणी इलाके खान यूनिस में इजराइल गोलीबारी कर रहा। खान यूनिस के अंदरूनी हिस्से में इजरायली फोर्स के टैंक और तोप भी कहर ढा रहे। इसके पहले इजराइल ने खान यूनिस में रहने वाले लोगों को जगह खाली करने का आदेश दे दिया था, लेकिन इन लोगों का सवाल है कि जब वो उत्तरी गाजा में थे तो वहां से निकाले गए, अब दक्षिणी गाजा से भी निकाला जा रहा है। फिलिस्तीनियों का सवाल है वो आखिर जाएं तो जाएं कहां। उत्तरी गाजा खाली करो, गाजा खाली करो, मध्य गाजा खाली करो, खान यूनिस खाली करो, रफा खाली करो।
21 लाख फिलिस्तीनी आबादी कहां जाए? जमीन का जर्रा जर्रा बारूद बन चुका है। इजरायली डिफेंस फोर्स के टैंक मौत बनकर बरस रहे हैं। आती जाती हर सांस के साथ मौत नत्थी हो चुकी है। अब कब किसकी बारी आ जाए? लोग सहमे हुए हैं, दुबके हुए हैं। न खाने को अनाज है, न पीने को मयस्सर पानी। हम मरना चाहते हैं, लेकिन हम जीना जारी रखते हैं। हम थक चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन 10 महीनों में हमारी उम्र दोगुनी हो गई है। आफत और बेबसी 21 लाख फिलिस्तीनियों का गला घोट रही है, जो इजरायली हमले में मारे गए हैं, जो मलबे के नीचे दफन हो गए और जो बच गए। तीनों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है। लोग बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, शरीर पर चकत्ते उगाते हैं। गाजा के करीब करीब सभी अस्पताल इजरायली टैंकों के तले तबाह हो चुके हैं। अब फिर से इजरायली डिफेंस फोर्स का फरमान हुआ है, खान यूनुस खाली करो। आपको याद होगा, उत्तरी गाजा से लोगों को कहा गया कि दक्षिणी गाजा में शिफ्ट करो। खान यूनुस दक्षिण में ही है। अब यहां से कहा जा रहा है जगह खाली करो। जाएं तो कहां जाएं? इस वक्त खान यूनुस आग की भट्टी बन चुका है। इजरायली टैंक और तोप हमले पर हमले कर रहे हैं। गोलियों की बिसात बिछी हुई है। रिपोर्ट जिसकी पुष्टि कर पाना मुश्किल है, उनमें कहा जा रहा है कि खान यूनुस में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, कितने इमारतों के मलबे में दब गए, इसकी मुकम्मल जानकारी नहीं। हाँ, जो जख्मी हैं, जो जिंदा बच पाए हैं, उनकी तादाद भी 200 के पार पहुंच चुकी है। और अब ताजा हमले की खबर आ रही है। इजरायली फोर्स फिर से हमले की तैयारी में है, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। खान यूनुस के हमले में 30 लोग मारे गए हैं। अब इजरायली फोर्स का कहना है कि खान यूनुस में ताजा हमले करने जा रही है, जिसमें मुआसी का वो इलाका भी शामिल है जहां विस्थापित लोगों को बसाया गया है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 दिनों में खान यूनुस से करीब 1,80,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। दर बदर फिलिस्तीनियों के लिए कोई भी जगह महफूज नहीं, क्योंकि यहाँ हमास के आतंकी छुपे हुए हैं। आतंकवादी ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोरी दलील है या इसमें सच्चाई है, इसकी पुष्टि कर पाना मुश्किल है। बस तस्वीरें देखकर ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। गाजा के 2 मुख्य संगठन हमास और इस्लामिक जिहाद की तरफ से संचालित एक टेलीग्राम चैनल ने कहा है कि उनके लड़ाके खान यूनुस के पूर्व में इजरायली सैनिकों के साथ मशीन गनों, मोटारों और टैंक रोधी हथियारों के साथ भीषण लड़ाई कर रहे हैं। हमास के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमास फुल एंड फाइनल जंग लड़ रहा है और इस लड़ाई के बीच दुनिया से इजरायल के खिलाफ मदद वाली सहानुभूति की भी दरकार रखता है। हमास के कंट्रोल वाले फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक हमास इजरायल युद्ध में कम से कम 39,175 लोग मारे गए हैं और 90,403 लोग घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व वाले हमलों में इजरायल में मरने वालों की संख्या 1,139 होने का अनुमान है, जबकि करीब 141 लोग अभी भी गाजा में बंदी हैं। हर हमले में जब आम फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोहराते हैं कि वो युद्ध विराम के लिए तो रेडी हैं, लेकिन हमास पहले बंधकों को रिहा करे। हमास इजरायली बंधकों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इन बंधकों के कारण ही नेतन्याहू को अपने देश में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और वो अब तक इस संकट का हल नहीं निकाल पाए हैं। तो ये वजह है जो नंबर 1 है नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे का, और दूसरी वजह है कि अमेरिका से मिल रही इजरायल को मदद। We had it recognized Jerusalem as the capital of Israel. It was a great thing. It was a great day, actually. I also recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights. I never even said I was going to do it. I mean, the fact is I've done more for Israel by far than any other president. Not even close. बिना अमेरिकी मदद के इजरायल का फिलिस्तीन से युद्ध करना तो आसान है, लेकिन यमन के हूथी, लेबनान के हिजबुल्ला और उससे भी आगे ईरान से टकरा पाना मुश्किल है। लिहाजा नेतन्याहू अभी से ये सुरक्षित करना चाहते हैं।